नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं हैरिस सुल्तान का वीडियो है और इनका टाइटल है हसन निसार का डीएनए गलीज हिंदू नहीं सेंट्रल एशियन निकल आया। अच्छा, तो इसमें बड़ा विवाद चल रहा है भाई कि हसन निसार ने एक शो में कह दिया कि जी ऐसा है और वैसा है। तो आइए देखते हैं कि इस पर क्या कहा जा रहा है और मेरे पास भी बताने के लिए कुछ है डीएनए वाले मामले पर। जो बड़ा लोग कहते हैं ना फला डीएनए, ये डीएनए, वो डीएनए, तो उस पर भी है बहुत कुछ बताने के लिए। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। हमारे एक बहुत बड़े लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं जिनकी पाकिस्तान में कुछ लिबरल्स हैं, बड़ी तारीफें भी करते हैं, शायद इस वजह से क्योंकि वो कभी शराब के नशे में टुन हो के मौलवियों को गालियां गुलियां बक देते हैं। तो हमारे लिबरल्स खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं यार देखो कितना अच्छा लिबरल आदमी है ये, क्योंकि शराब पी लेता है या मौलवियों को पेल देता। लेकिन है वो सब दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक, क्योंकि शराब भी पीता है, पेल भी देता है, मौलवियों को बुरा भला भी कह देता है, लेकिन अल्लाह रसूल के नारे भी लगाने लग जाता है। तो ये मौसूफ है मुनाफिक हसन निसार साहब, इसलिए मुझे ये कभी पसंद नहीं है। मैंने कभी इनकी कोई तारीफ़ें नहीं की, हालांकि कुछ बातें ठीक होती हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसा कि मौलवियों को पेल देना, लेकिन जो इस्लाम की बुराइयां हैं उसको ना करना। ठीक है, चलें, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के मेंबर बन जाइए, या फिर patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन बन जाए। लेकिन अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते तो वो नीचे सुपर थैंक्स का बटन है, इसको ज़रूर जोर से दबाएं। लेकिन ये इंडिया में भी बड़े पॉपुलर हैं। तो भाई सुपर थैंक्स वाला ऑप्शन तो मेरी वीडियोस में भी आता है और मैं देख रहा हूँ आजकल सुपर थैंक्स, मेरा भी ध्यान गया अभी इनके कहने पे ही। तो भाई सुपर थैंक्स करने का आपके पास भी अवसर है, आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। कोई प्रेशर नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं। साहब इंडिया वाले भी इनको बड़ा पसंद करते हैं। असल में बार जो है ना वो बड़ी लो है। वो लो इस तरह है कि जब किसी मुसलमान से कोई थोड़ी सी लॉजिक की बात नजर आती है तो लोग बेचारे उसको सर पे उठा लेते हैं। वो कहते हैं यार इतनी लॉजिक वाली बात कर रहा, लेकिन दिमाग के अंदर तो वही भरा हुआ है ना, कुराना वायरस। दिमाग के अंदर तो उसी तरह की बातें हैं कि वो ये हिंदू है, ये बुत मत हैं, ये गंदे लोग हैं। इनकी एक वीडियो है जिसमें वो साहब फरमा रहे हैं कि वो ये हिंदुओं के लिए है, ये बुत, मेरे लिए तो ये स्टैच्यू है, इसलिए मेरे लिए तो सजावट की चीजें हैं। हाँ, ये गौतम बुद्ध का ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ना कि ये वो बुत और फलाना, ये मकाना बात है। आप पूजा करो तो फिर वो बुत बनता है, अदरवाइज मुजस्समा है। मेरे लिए खिलौने हैं, मेरे लिए खिलौने हैं, मेरे लिए खिलौने हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं। ये वो लोग हैं जिनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बंदा इनको कहे तुम्हारे लिए कुरान एक मुकद्दस किताब है, हमारे लिए तो कोई मुकद्दस किताब नहीं है, ये लो हम जला देते हैं, जैसे स्वीडन में उन्होंने जला दी तो इनकी दुम के ऊपर पैर आ जाता होता। तो ये मुनाफकत और दोहरे मेयार के मुजस्मे हैं बेसिकली ये लोग। इनके लिए सारे हकूक इनके ऊपर खत्म है और दूसरों के हकूक की इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाते हैं। ओ यार ये बुतों की पूजा करते हैं। एनीवे, मौसूफ का बयान सामने आया, वही बीमारी जो इंडियंस हमेशा पाकिस्तानियों को ताना देते हैं और सही देते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस है इन लोगों के अंदर। कभी ये तुर्क बन जाते हैं, कभी ईरानी बन जाते हैं, कभी अरबी बन जाते हैं, लेकिन वो जो ये हैं वो नहीं बनते। कौन? पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसको क्योंकि बचपन से इनके जहनों में एक ऐसी नफरत डाली गई है कि ये हिंदू हैं, ये नफरत के अंदर ही मार गए हैं हिंदुओं से, इंडियन से, अपने आप से नफरत में, कि अपने ये वो है अपने मुंह पे चपेड़े मार के मुंह लाल करने वाले। ये अपने मुंह की खालें उधेड़ देंगे तुर्क बनने के लिए, ईरानी बनने के लिए। और ये मौसूफ है, सुने, जो इंडियंस को बड़े पसंद है, इंडियन समझते हैं यार बड़ी अक्ल वाली बातें करते हैं, तो सुनिए क्या भोंगिया मार रहे हैं। हम में से भारी अक्सरियत का डीएनए एक जैसा। अच्छा। मेरा ये तकिया कलाम रहा। मेरे पिछले चैनल में जो थी हमारी होस्ट, वो कहा करती थी आपका तकिया कलाम, तो मैंने तंग आके, मेरे आधे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं, तो हमने बड़ी कीमत देके अपना डीएनए चेक कराया। अल्लाह का $120 का डीएनए चेक शुक्र है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। महंगा काम था, हमने किया। मेरा डीएनए जो है वो बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये हमारा मसला है डीएनए। इनमें कोई ग्रेस, कोई क्लास, कोई कैलिबर। 25 करोड़ आबादी हमारी, प्लस माइनस इतना इंडिया, इतना बांग्लादेश, थोड़ा हमसे कम है। अब ये कहां से आए हैं?
इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इसकी तफसील में जाऊंगा तो चीखें निकल आएंगी। कितने लोगों का ताल्लुक है अरब वर्ल्ड से, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से। कितना होगा ये? 10 करोड़ होगा, ज्यादा बोल रहा हूं मैं। बाकी कौन है? ये वो हैं 75 साल से किन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं? बस डीएनए इज द आंसर। बाकी एकेडमिक बात है, मैं इस पे 50 घंटे का लेक्चर दे दूंगा। डीएनए और उस गलीज तरीन डीएनए का आगे जो बॉटम लाइन है वो हमारा सियासतदान है। कितने मजे से ये साहब सेंट्रल एशियन बन गए और ये गंदे लोग, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के गंदे लोग। पहली बात, मैं एक इंडिविजुअलिस्टिक फलसफे के ऊपर बिलीव करता हूं। मैं कभी कलेक्टिव पनिशमेंट, कलेक्टिव प्राइड, कलेक्टिव रिवॉर्ड इसके ऊपर यकीन नहीं रखता, और भी उसके ऊपर भी आ जाता हूं कि लोग मुझे कभी कभार कहते हैं और आप अंग्रेजों के बड़े पिट्ठू बनते हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल एशिया के लोग कमतर हैं या बढ़तर हैं, या इंडिया के लोग कमतर हैं या बढ़तर हैं, लेकिन कितने आराम से इन्होंने पहले अपने आप को डिस्टेंस किया इन गंदे लोगों से, जो ये खुद भी हैं। आपकी शक्ल है हसन निसार साहब, पकोड़े जैसी आपकी नाक है, सेंट्रल एशियनों की शक्लें ऐसी होती हैं। तो कहते हैं मैंने बड़े पैसे खर्च करके, $120 का डीएनए टेस्ट होता, वो जी डीएनए टेस्ट हमारे फैमिली वालों ने करवाया और मैं सेंट्रल एशिया का निकल आया। आप कोई भी बंदा अपना डीएनए टेस्ट करवाएगा, वो कहीं ना कहीं से उसका कहीं और से मिलता। मैं आपको हसन निसार साहब चैलेंज देता हूं, जरा डीएनए रिपोर्ट अपनी करवाएं और शेयर करें पब्लिक के साथ। आपका 10% से ज्यादा इधर उधर का नहीं होगा, मोस्टली 90% जो है ना वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का डीएनए होगा। ऐसा ही होता है सबका, ये सबके साथ ऐसा है। वो हम सारों का डीएनए जाके अफ्रीका से निकलता। आपका डीएनए हसन निसार साहब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आपकी शक्ल इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली है, कोई सेंट्रल एशियन नहीं है आप। और ये जो बात कही है ना कि हम सबका डीएनए कहीं ना कहीं अफ्रीका से निकलता है, ये बात साइंटिफिकली प्रूव है। और वहां से जो पहला बड़ा माइग्रेशन हुआ वो इंडिया में हुआ, और इंडिया से बाकी जगहों पे गए हैं, यूरोप तक गए हैं जो डीएनए है। इसका भी सबूत मैं आपको दूंगा, ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं, ये सबूत मैं इसका दूंगा। अभी बात सुन लेते हैं, इसके बाद देखिएगा। कोई तुर्क नहीं है, कोई फारसी नहीं है आप, कोई अरबी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने की डीएनए का मसला, दुनिया का कोई साइंसदान मुझे बता दें जो आपको, एक किताब है द बेल कर्व के नाम से, 70s की बड़ी मशहूर किताब है, बड़ी क्रिटिकल किताब है, जिसमें बताया जाता है कि सोसाइटीज जो फॉर्म होती हैं वो किस तरह उसके अंदर एनवायरमेंटल और कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट है, बड़े बड़े साइंसदान जो हैं वो नहीं बता सकते। सेंट्रल एशियन, अगेन मैं ये सेंट्रल एशियंस को नीचे नहीं कर रहा, मेरे नज़दीक इंडिविजुअल इंसान जो होता है उसकी वैल्यू होती है, कलेक्टिव की कोई वैल्यू नहीं होती। कलेक्टिव की सोसाइटी के लिए एक हद तक होती है, लेकिन इंडिविजुअली बंदा होता है। आपको सियाफ आम लोगों में भी बड़े बड़े जीनियसेस मिल जाएंगे, और आपको गोरों में या चाइनीज में या सेंट्रल एशियंस में बड़े बड़े बेवकूफ़ लोग मिल जाएंगे। ये कौन से फ़ख्र की बात है? क्या सही बुखारी, इमाम बुखारी के ऊपर आप फख्र कर रहे हैं कि बड़े मैं सेंट्रल एशिया के साउथ से मेरा ताल्लुक है? क्या क्या बम उन्होंने याद कर लिया, कौन से उन्होंने तोपें याद कर ली, कौन से चांद के ऊपर उन्होंने बंदे बचा दिया। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमतर हैं, वो भी हमारी तरह के लोग हैं, इंसान है वो, उनके अंदर भी ब्रिलियंट इंसान हो सकते हैं। पॉपुलेशन छोटी है, इस वजह से अगर उनकी इकोनॉमी बड़ी नहीं है तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं। और ऑन दी अदर हैंड हमारे इंडिया में इनके डीएनए कम है। दुनिया की तमाम बड़ी सीईओज जो है वो इंडियंस हैं। इंग्लैंड में ये देख लें, जो सबसे गोरों से ज्यादा कमाने वाले इंडियंस हैं, और नीचे कौन है? पाकिस्तानी। अब इनका डीएनए का मसला नहीं, डीएनए का मसला नहीं है, ये सोच का मसला है। और हमारा डीएनए का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है हमारे ऊपर ये ऐसे खड़ूस लोग आ गए जिनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई साइंसदान नहीं आपको ये बताएगा जो डीएनए में ना, ये वाली जो है ना, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर, अगर ये ऐसे ना होता ना तो हम बहुत बड़े साइंसदान होते। और साउथ सेंट्रल एशिया में वो है, अरबियों में वो है, और हमारे इंडियंस में नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन इसीलिए पूरी दुनिया में तरक्की कर, क्योंकि आपने नफरतें अपने बच्चों के अंदर डाली हैं। उसकी वजह से हमारे ये बड़े बड़े जो सो कॉल्ड सेल्फ क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये अपने मुंह के ऊपर चपेड़े मार के आसमान की तरफ थूक फेंकते हैं जो अपने मुंह पे आके गिरती है। उन्होंने अपने लोगों को नफरत नहीं सिखाई। कोई इंडिया की टेक्स्ट बुक मुझे आज तक किसी ने नहीं भेजी जिसके अंदर लिखा हुआ हो ये मुसलमान ऐसे होते हैं, और ये तो ये है तो वो है। यहाँ पे हिंदू उनके पुतों का मजाक उड़ा रहा होता है, सोमनाथ के मंदिर तोड़े जा रहे होते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, उनको कमतर दिखाया जा रहा होता है, डीह्यूमनाइज उनको किया जा रहा होता। तो यही निकलेगा बीच में से, ऐसे लोग ही निकलेंगे। और हसन निसार जैसा
बड़े मजे से, मुझे तो हैरत हो रही है। मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं अगर इनकी शक्लें अच्छी होती तो इन्होंने तो किसी को जीने नहीं था देना। अगर ये ब्रैड पिट होते या इनकी शक्लें जॉनी डेप जैसी होती हैं, टॉम क्रूज होते, इन्होंने तो किसी को हिलने नहीं था देना। ऐसी शक्लों के साथ बैठ के, हम सेंट्रल एशिया से आए हैं। कौन से सेंट्रल एशिया ने छितर मारना आपको। अगर 2% डीएनए, अपनी डीएनए की रिपोर्ट लाके कजाकिस्तान में जाके कहेंगे ये 2% मेरा डीएनए आपकी तरफ से आया है, तो मुझे आप अपना बना ले। पता नहीं कौन सी लॉजिक है ये लोग उठा के ले आते हैं। इसका मतलब फिर भी ये नहीं है मैं कह रहा कि इंडिया वाले हमसे बहुत सुपीरियर हैं, ऐसी भी बात नहीं है। मैं तो इंडिया, वो वाकई हमारा डीएनए यही है, ये एक इस खित्ते के लोग हैं, ये सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। और अगर आपने ज्यादा डीएनए को जानना है तो हमारे सारों का डीएनए जाके अफ्रीका में मिलता है। एवोल्यूशन को मानेंगे आप? वहां पे एवोल्यूशन को नहीं मानेंगे, वहां पे अपना इस्लाम घुसा देंगे बीच में जहां पे इनको सूट करता है। कंफ्यूज्ड लोग हैं। इस मुल्क की प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनके भी दिमाग खराब हैं, वो भी पागल के पुत्र हैं। हालांकि इस बंदे को इसका कॉन्सिक्वेंस भी पता होना चाहिए कि इंडिया में इसको कितना लोग पसंद करते हैं, लेकिन 1 मिनट में इसने अपनी पतलून उतारी और दौड़ लगा दी। मैं तो जी सेंट्रल एशियन हूं। कोई आप सेंट्रल एशियन नहीं है। आप इसी जमीन के, अगर आप इसको कमतर समझते हैं तो आप भी इसी जमीन का हिस्सा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, क्योंकि कई लोग मुझे भी कहते हैं कि यार आप भी हारिस हमारे ऊपर बड़ा, अपने ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करते रहते हो। मुझे आपको मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे मैंने ये कहा हो कि हम बायोलॉजिकली इंफीरियर है। मैंने कभी ये बात नहीं की। हालांकि आईक्यू के जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। आईक्यू के डिफरेंसेस होते हैं। ओरिएंटलिस्ट जो हैं, चाइना, जापान, कोरिया के, इनके आईक्यू कलेक्टिवली गोरों से भी ऊपर है। लेकिन सोसाइटीज जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी ज्यादा बेहतर क्यों है, सबसे पावरफुल क्यों है? स्कैंडिनेवियन, यूरोपियंस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनकी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर क्यों है? ठीक है, जापान, साउथ कोरिया में भी है। चाइना का आईक्यू हायर आईक्यूज में आता है, लेकिन ओवर अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन उनके ऊपर रही है। मैं यहाँ पे किसी को बायोलॉजिकली, मैं इंडिविजुअलिज्म का जो फलसफा है मैं उसको फॉलो करता हूँ कि इंसान को कभी इस पे फख्र नहीं करना चाहिए ओ मैं अमीर घर में पैदा हो गया, ओ आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन, या प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, या प्राउड टू बी एन अमेरिकन, या प्राउड टू बी अ मुस्लिम, और प्राउड टू बी, नो, व्हाट हैव यू डन? आपने क्या किया? प्राइड उस चीज पे लिया जाता है जो आपने किया हो काम। आपने कोई बड़ी अच्छी हॉलीवुड की फिल्म बनाई है, थैंक यू, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपने बड़ी मेहनत करके यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, पीएचडी की, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपने अपने जोरे बाजू पे वजीर आजम बन गए हैं, या आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके ऊपर यस यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अमेरिका को तो खैर डेवलप्ड वर्ल्ड में बड़ा बुरा समझा जाता है। अगर मैं वेस्ट के सिस्टम की तारीफ करता हूं तो मैं उनके सिस्टम की तारीफ करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि गोरों के सर दो लगे हुए हैं या उनमें हमसे ज्यादा बायोलॉजिकली ज्यादा अक्ल है। ये सेल्फ हेट्रेड में नहीं आता ये। अच्छा देखिए, अगर आप साइंटिफिकली भी जाएंगे तो जो हमारे डीएनए के सबसे करीबी है, जिससे सबसे ज्यादा डीएनए मैच करता है, पता है वो कौन है? आप कहेंगे जी बंदर होते हैं। नहीं जी, बंदर तो खैर प्रजाति है। सबसे जो नियरेस्ट है वो है चिंपैंजी। 80 to 85% डीएनए जो है हमारा और चिंपैंजी का सेम है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि चिंपैंजी और इंसान, जो होमोसेपियंस हम कहते हैं, जो उनकी प्रजातियां हैं, हम उनके 85 to 90% डीएनए मिलते हैं। और सबके, आप चाहे इस प्लेनेट के किसी भी हिस्से से इंसान ताल्लुक रखते हैं, उन सबके डीएनए 80 to 90%, 85 to 90% चिंपैंजी से मिलते हैं। अब इस पर क्या कहेंगे भाई? कौन सी नस्ल के हैं आप? कौन सी नस्ल के हैं? हाँ भाई, पाकिस्तानी हो, बताओ भाई। हरकतें तुम लोग की तो बहुत ज्यादा वाले तरफ चली जाती है। एक्शन में आता। ये क्यों मैं इंडिया की इतनी तारीफ करता हूं? इस पर कहा तुम तो हिंदुओं के चेले, और इंडियंस भी टुन्नी जो होते हैं वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं जब मैं कभी उनकी क्रिटिसिज्म कर दूंगा। ओ जी, वंस अ मोमेन ऑलवेज अ मोमेन। वो इसलिए होता है, क्रिटिसिज्म होता ही इसलिए है, तारीफ इसलिए होती है जहां पे अच्छी चीज नजर आती है। $600 बिलियन इंडिया के बढ़ गए, हमारे साथ आजाद हुआ, ठीक है, 4 गुना बढ़ा था, तो 4 गुना बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए थी। उनकी इकोनॉमी हमसे कोई। यार हैरिस भाई, कम से कम आप तो फैक्ट सही बोलो यार। एक साथ आजाद कहां हुआ था? आप कहां आजाद हुए थे? आप किसके गुलाम थे? पाकिस्तान नाम का मुल्क कब था? 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का मुल्क किधर था नक्शे पर? पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना, जैसे 1971 में बांग्लादेश नाम का नया मुल्क बना।
मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इंडिपेंडेंस नहीं हुई, बंटवारा हुआ, एक नई चीज क्रिएट हुई, एक नया देश क्रिएट हुआ। तो ये कहना आप लोग छोड़ दीजिए कि एक साथ आजाद हुए। आजाद इंडिया हुआ था क्योंकि वो अंग्रेजों का गुलाम था। आजाद इंडिया हुआ था, उसके पहले इंडिया एग्जिस्ट करता था 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था। तो पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बना और इंडिया आजाद हुआ। हम दोनों साथ आजाद नहीं हुए। पता नहीं 20 गुना बड़ी हो गई है। अब हमारे पास $2 अरब नहीं है, उनके पास $600 अरब है। पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है, बोइंग की नौकरियां सेव करते हैं। वही मैं फिर यही कहता हूं, हम इवन के जो यूनिवर्सिटीज का जो सो कॉल्ड स्कूल का, मैट्रिक का, कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारे जैसा ही था। गोरे वही छोड़ के गए थे। उनकी यूनिवर्सिटियों से सीईओज निकल रहे हैं जो सिलिकॉन वैली पर हुकूमत कर रहे हैं। इधर से निकलते हैं टैक्सी ड्राइवर या आशिकाने रसूल, वहां पे जाके ग्लासगो में जाके किसी अहमदी का कत्ल कर देंगे, किसी की गर्दन उड़ा देंगे और कहेंगे हमने जी इस्लाम का नाम रोशन कर दिया। इंग्लैंड में देख लें, सबसे ऊपर कौन है? इंडियंस, गोरों से भी ऊपर। सबसे नीचे कौन है? वही रंग नस्ल वाले लोग। सबसे नीचे बंगाली और पाकिस्तानी। और डीएनए का मसला है, तो ये डीएनए का मसला है आपका। तो ये ड्रामेबाजियां हैं। हसन निसार साहब, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की चवले मारते हुए। और आपसे इसी चीज की तवक्का की जा सकती है, इसलिए अब कभी मैंने आपकी तारीफ नहीं की। आप ये जो, और ये पाकिस्तानी लिबरल्स हैं बेचारे, हमारे पाकिस्तानी लिबरल भी इतने यतीम है कि हमें इस जैसे लोगों की तरफ देखना पड़ता है कि शायद कोई अक्ल की बात कर दे, किसी मौलवी को पेल दे। लेकिन अंदर से वही है, हर शराब पीने वाला लिबरल नहीं होता, हर मौलवी को पेलने वाला लिबरल नहीं होता। ये प्रॉब्लम ही मजहब की सोच की है। इन साहब से एक दफा सवाल पूछा गया था वही कि जी इस्लाम अगर इतना अच्छा मजहब है तो गुलामी क्यों नहीं खत्म की? तो मौसूफ ने वही घिसा पेटा जवाब दिया, देखिए उस जमाने की इकॉनमी जो है गुलामी के ऊपर चलती थी। वो अगर इकॉनमी शराब के ऊपर चलती होगी तो शराब को हराम नहीं करोगे? डेयरी की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा खंजीर का गोश्त हो, तो उसको बैन नहीं किया आपने। ये इंटेलेक्चुअली शैलो लोग हैं। एंड जो मैं हमेशा कहता हूं ना कि सोसाइटी आगे जाती है विद ईच न्यू जनरेशन, उसका मतलब ये होता है कि जब पुराने बोसीदा ख्यालात के लोग जो होते हैं ना, ये लुढ़कते जाते हैं, एंड देन दे आर रिप्लेस्ड बाय अ यंगर जनरेशन दे हु ब्रिंग इन अ न्यू सोच। वो नई सोच लेके आते हैं। तो ये हमारा यही है कि शायद ये हमारे जो खड़ूस लोग जो हैं, जब ये अपना टाइम, अपनी इनिंग्स पूरी करके निकल जाएंगे तो शायद मजीद लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन हसन निसार साहब, बड़ा ताड़ा सुजे पकोड़े वर्गा मुंह है, निरी खच मारी है आपने। आई होप कि जो इंडियंस हैं, इससे आई अंडरस्टैंड कि आपको, आप खैर इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर अगेन एज ए सेड, यूके में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, सिलिकॉन वैली में रूल कर रहे हैं, दुनिया उनकी इज्जत करती है। यू गाइस हैव डन रियली वेल फॉर योरसेल्फ। एंड ये जो फॉल्स सेंस ऑफ पाकिस्तानियों के जहन में डाला हुआ ना, आइडेंटिटी क्राइसिस का बड़ा बुरा हाल है कि 70-75 साल के बाबे भी अपने आप को इस जमीन का होते हुए इनको शर्म आती है। या तो ग्लोबलिस्ट बन जाओ मेरी तरह, इंडिविजुअलिस्ट बन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चाहे इटालियन होता या पाकिस्तानी होता या पंजाबी होता या मराठे का होता, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, क्योंकि मैं इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बिलीव करता हूं। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है, अगर उसके पूरी एबल बॉडीड है और एबल ऑफ साउंड माइंड है, तो वो बंदा तरक्की कर सकता है अपनी जिंदगी में। कोई डीएन इसमें ना आप कमतर है ना आप किसी से बढ़तर है। ये दोनों पॉइंट बड़े डिस्टिंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, ना आप कमतर है ना आप बढ़तर है। तो इंडिया वाले अगर आप ये समझते हैं कि ये आपको ये, तो खैर यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। मैंने ये इंडियन से ही आर्गुमेंट सुना था कि आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान में बहुत बड़ा, और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और ये बात बहुत सही है। इनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है, अपने आप से नफरत का। एक तुर्कियों का अबू बनाया, वो छितर मारते हैं, अरबियों को बनाया, वो इनसे टॉयलेट साफ करा के चिपेड़े रोज आती हैं, चिपेड़ों की वीडियोस। ईरान वाले उनको वो तो बिल्कुल, वो तो अपने, वो भी इनसे इस्लामिक रजीम और ईरान से बड़ी नफरत करते हैं। सेंट्रल एशियन उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा, वो कहेंगे वो तुसी भी ऐसी बनना चाहते हो। तो ये सबकी तारीफ कर लेंगे, सबको अबू बना लेंगे जो, लेकिन इनकी हैसियत है उसको नहीं मानेंगे ये। तो डोंट फील बैड अबाउट दिस। सारे हम पाकिस्तानी ऐसे नहीं है। एक सोच आ रही है पाकिस्तान में कि गजनवी और इन लोगों को जो लुटेरे थे, जो मगरिब से आए थे, वो हमारे माई बाप नहीं है। ये दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, मल्टीपल पीपल वन पीपल बनने की तरफ जा रही है। हम सारे इंसानियत एक है, कोई डीएनए शीएनए का चक्कर नहीं है। तो सारे पाकिस्तानी इस खड़ूस की तरह के नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबर बनिए, ज्वाइन का बटन दबा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो गया और आपने हारिस भाई की बातें सुन ली। थोड़ी कड़वी बातें थी, थोड़ी अच्छी बातें थी, अच्छी, मतलब वीडियो अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था। अब आते हैं जी डीएनए वाले मसले पर।
तो जैसा कि एक तो मैंने बता दिया कि चिंपैंजी से डीएनए हमारा बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये विज्ञान ने साबित किया है रिसर्च करके। एक और रिसर्च है, और वो बड़े पैमाने पर रिसर्च की गई है। उस रिसर्च के मुताबिक, ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं बता रहा हूँ, उस रिसर्च के मुताबिक अफ्रीका से जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुई, पहली माइग्रेशन हुई, उसमें एक डीएनए का ग्रुप था हैप्लो ग्रुप एफ। वो आया इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, इंडिया में आया, उस वक्त भी इंडिया था। वहाँ से इसने ग्रो करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ की जो स्थिति थी, वो मास पॉपुलेशन को करने के लिए, रखने के लिए, उसको संभालने के लिए अच्छी थी। फिर यहाँ से जो माइग्रेशन हुई, सेकंड वाली माइग्रेशन, तो फिर हैप्लो ग्रुप एफ का जो डीएनए है, वो डीएनए यूरोप में भी पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है, अफगानिस्तान में भी पाया जाता है, पूरा मैक्सिमम यूरोप में पाया जाता है। तो यहाँ से फिर माइग्रेशन हुई। तो एक तरह से सब इंडियन ही है मैक्सिमम, वो चाहे आप इधर सेंट्रल एशियन हो, इधर हो, सब करीब करीब एक ही है। और वैसे भी अगर हम जड़ देखें तो अफ्रीका है, तो वहाँ पे तो सब एक हैं, सबके जो डीएनए है वो 99% अफ्रीका से मैच करते हैं, तो हम सब अफ्रीकन है भाई। इसीलिए तो मदर अफ्रीका कहते हैं ना उसे। तो ये आप लोगों की पढ़ाई की दिक्कत है, और इसका मैं ये बता रहा हूँ कि इसके बारे में जो जानकारी दी है वो अभिजीत चावड़ा साहब ने दी है। सुनिए उनका क्या कहना था। जेनेटिक्स में एक कंसेप्ट है हैप्लो ग्रुप का। हैप्लो ग्रुप बहुत ही स्ट्रेंज शब्द लगता है, उसको मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो उसको कहूंगा मैं वंश। तो आज बहुत सारे ऐसे फैमिली ट्रीज या वंश आज उपस्थित है दुनिया में, जिसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन जो वंश है वो भारत में से निकले थे। फॉर इंस्टेंस जो हैप्लो ग्रुप एफ है, जिसको एफ कहते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, वो एक पैट्रिलिनियल हैप्लो ग्रुप है। वो नॉन अफ्रीकन हैप्लो ग्रुप्स का सबसे पुराना हैप्लो ग्रुप है जी। और उसका जो प्रवेश उसका जो ओरिजिन है वो भारतवर्ष में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ। और सिमिलरली जो माइटोकॉन्ड्रियल या मैट्रिलिनियल हैप्लो ग्रुप्स है, उनमें जो सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन ग्रुप्स है वो है M and N। ये भी भारत के सबकॉन्टिनेंट में से ही निकले हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। विच मीन्स कि जो सबसे पुराने लीनेजेस है नॉन अफ्रीकन, वो सब इंडियन ओरिजिन लीनेजेस है। और यहाँ से सब इंडिया में से सब जगह पूरे दुनिया में 60-70,000 वर्ष पहले ये माइग्रेशंस हुए। सो द ओल्डेस्ट स्टोरी आउट ऑफ अफ्रीका की भारत से शुरू होती है। और जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो जेनेटिक स्टडीज ने बार बार ये बताया है कि भारत में जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, गांधार के लोग एंड एटसेट्रा, सबका जेनेटिक्स मोर और लेस सेम ही है। सुन लिया आपने? तो ये है सच्चाई, क्योंकि ये प्रूव की गई है। अब आप अपने आप को टर्क बताते रहें, आप अपने आप को अरब बताते रहें, आप अपने आप को गलीज हिंदू मत बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच्चाई यही है कि विज्ञान ने यह साबित किया है कि मैक्सिमम इधर के लोग इंडियंस ही हैं। फर्स्ट अफ्रीकन्स, सेकंड माइग्रेशन इंडियंस। तो जितनी जल्दी आप सच को स्वीकार कर लेंगे कि आप इंडियंस हैं, आप हिंदुओं के वंशज हैं, उतनी जल्दी आप लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाएगी। और सारा खेल माइंडसेट का है। वो हैरिस भाई ने बिल्कुल सही कहा, मैं भी लगातार अपनी बातों में कहता हूं, ऊपर वाले ने सबको जो है ना, भगवान ने दिमाग सबको भाई किलो भर का दिया है। डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप उससे अपना नजरिया कैसे बनाते हैं, आप आपका माइंडसेट क्या सेट करते हैं। तो हमारा माइंडसेट अलग सेट है, आपका माइंडसेट अलग सेट है। अब आपके हाथ में चाकू है, हम उसे सब्जियां काटने में यूज करते हैं, हम उसे प्रोडक्टिव काम करते हैं। आप उस चाकू से सर्तन से जुदा कर देते हैं। चाकू एक ही है, चाकू वही है, लेकिन काम दो अलग अलग डिफरेंट है। और ये सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, प्रोडक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो मोस्टली पाकिस्तानियों का माइंडसेट डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि उनमें कूट कूट कर डिस्ट्रक्टिव बातें भरी गई हैं। उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।